जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और गोदावरी अपवाह तंत्र के साथ हमारा जो सामान्य छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम जो छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे उसमें से ये लास्ट टॉपिक है अपवाह तंत्र के बाद। इसके बाद हम जलप्रपात देखेंगे। जलप्रपात के बाद परियोजना वाला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सीधा वन के पास चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम सीधा खदान खनिज, उसके बाद फिर ये जो भूगोल वाला पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है छत्तीसगढ़ का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं आज कि इसका नाम गोदावरी अपवाह तंत्र क्यों रखा गया। देखिए, कोई भी अपवाह तंत्र के नाम इसलिए रखा जाता है कि सबसे ज्यादा पानी अंततः किस पानी में ज्यादा गिरी है या फिर कौन सा जो नदी है वो ज्यादा पानी कैरी कर रहा है ना। तो यहाँ अगर नाम देखा जाए तो यहाँ हम एक नाम और लिख सकते थे जिसका नाम है इंद्रावती अपवाह तंत्र, लेकिन इंद्रावती के नाम पर अपवाह तंत्र नहीं रखा गया है, मेनली गोदावरी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब गोदावरी अपवाह तंत्र देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दिशा पूछा जाता है। ये अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ के हिसाब से ये कौन से दिशा में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ये दक्षिणी हिस्से में है। कौन से हिस्से में है? दक्षिणी हिस्से में या दक्षिणी दिशा में है। जियोग्राफिकल के हिसाब से पूछा जाए तो गोदावरी अपवाह तंत्र हमारे दंडकारण्य में आता है कि महानदी बेसिन में आता है कि एक है ना बघेलखंड का पठार या फिर जशपुर का पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाएगा। तो ये आपका आता है कौन सा आ जाता है ये हमारे, ठीक है, कौन सा आ जाएगा ये दंतेवाड़ा जो हिस्से है दंडकारण्य वाले भाग पर आता है। आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए वो आप दिक्कतें मत लीजिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो या फिर हाँ ये पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के बेसिन के कौन से हिस्से में है, प्रश्न पूछने वाला बहुत से पूछ सकता है। तो एक हम पूरा यदि कंप्लीट कर लेंगे ना चारों अपवाह तंत्र को, उसके बाद एक एक वीडियो में या एक ही मैप में छत्तीसगढ़ के एक ही मैप में देखेंगे कि कौन सा भौतिक रूप से कौन से हिस्से में है ना, किसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये सब हम एक देख लेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कतें ना हो। ठीक है, अब देखते हैं ये गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र में का मेन नदी है गोदावरी जो हमारे राज्य से नहीं होकर बहती है। याद रखिएगा, गोदावरी अपवाह तंत्र में जो गोदावरी नदी है छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से या गांव से नहीं गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो मुख्य नदी है नीचे में किसका नाम है हमारा इंद्रावती नदी और शबरी नदी, ये दोनों अपना पानी और अपनी सहायक नदियों का पानी इसमें गिराती है, इसलिए हम इसका नाम पड़ा है गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसका जो जल ग्रहण है गोदावरी अपवाह तंत्र का, तो गोदावरी अपवाह तंत्र का जो जल ग्रहण है वो 28.64% है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान में कौन सा महानदी अपवाह तंत्र था। ठीक है, तो इतना प्रतिशत जल ग्रहण करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर विस्तार देखा जाए, ठीक है, विस्तार देखा जाए तो 36.49 हजार स्क्वायर ओवर फीट में, 1000 वर्ग स्क्वायर फीट में इसका फैलाव है। ठीक है, प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख नदी, ठीक है, तो इसकी प्रमुख नदी हो जाएगी इंद्रावती और शबरी नदी। ठीक है, इंद्रावती और शबरी नदी। अब हम इंद्रावती और शबरी नदी की पहचान कर लेते हैं इस वीडियो में। तो ये जो नदियां दिख रही ना यहाँ पे, ये वो नदी है हमारी, पहला कौन सा इंद्रावती, और दूसरी नदी ये देखिए ये है शबरी नदी, ये दूसरी शबरी नदी है। बाकी जितने भी नदी हम पढ़ेंगे इन्हीं के सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। दो ही ये नदियां हैं जो गोदावरी नदी में अपना जल को गिराती है। ठीक है, और गोदावरी नदी के जो प्रमुख नदी है सहायक वो है इंद्रावती। इस पर एक परियोजना भी बना है। किस पर परियोजना बना है? गोदावरी नदी में, जिसका नाम है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना। ठीक है, राज्य पूछा जाएगा तो आपको राज्य इसमें बताना है आपको तेलंगाना और आंध्रा। ठीक है, सॉरी तेलंगाना में बना है ना ये, आंध्र प्रदेश में है। और ये तीनों जिला तीनों राज्य छत्तीसगढ़ प्लस आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बीच एक विवाद का हिस्सा है, क्योंकि पोलावरम परियोजना बनने से जो सुकमा के बहुत सारे जो गांव हैं वो डुबान क्षेत्र में आ जाते हैं।
ठीक है। इस वजह से अभी भी ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो कभी अगर राज्य पूछ दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, ये परियोजना जो पोलावरम परियोजना है, ठीक है, पोलावरम जो परियोजना है वो किस नदी पर बना है, तो गोदावरी नदी पर बना है। ठीक है, अब देखते हैं। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिम सीमा बीजापुर पर भद्रकाली से, ठीक है, भद्रकाली से लगभग 115 किलोमीटर से दूर बहती है, शायद 15 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पे ये सुकमा है, भद्रकाली से यहाँ से दूरी अधिक, यहाँ से मिनिमम दूरी यहाँ देख लीजिए 15 किलोमीटर है। अगर इनफैक्ट ये कहा जाए कि हमारे राज्य में बहती नहीं है, हमारे राज्य से 15 किलोमीटर की दूर से बहती है। ठीक है, 15 किलोमीटर दूर से ये बहती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सहायक नदी आ जाएगी इसमें इंद्रावती। इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती। तो यह है इंद्रावती, ये इंद्रावती है ना, इंद्रावती है। इंद्रावती का जो उद्गम है, ओरिजिन में से ओआर लिख रहा हूं, ठीक है, ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, ये मुंगेर पर्वत कालाहांडी, मुंगेर पर्वत कालाहांडी, मुंगेर पर्वत कालाहांडी ओडिशा से इसका उद्गम होता है। मुहाना पूछा जाए या विसर्जन पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा भद्रकाली, भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली नामक स्थान गोदावरी में, भद्रकाली नामक स्थान गोदावरी में ये गिर जाती है। ठीक है, भद्रकाली स्थान भद्रकाली में गिर जाती है। भद्रकाली नामक जगह के यहाँ पे भद्रकाली है, भद्रकाली नामक इस नाम का जगह है और यहीं पे ये गोदावरी में अपना पानी पूरा गिरा देती है। इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे तो इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ कितना होगा, 264 किलोमीटर का लेंथ है। ठीक है, 264 किलोमीटर का लेंथ है। प्रवाह क्षेत्र देखते हैं इसका, तो प्रवाह क्षेत्र यहाँ से देख लीजिए, बस्तर है, बस्तर के बाद ये भी आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर है। ठीक है, तो 3 जिला है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ये 3 जिला में ये बहती है। ठीक है, तटीय शहर के बारे में बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कितने शहर हैं इस नदी के आसपास, तो सबसे पहले आ जाएगा जगदलपुर, जगदलपुर शहर है। जगदलपुर के बाद है बारसूर, ठीक है, बारसूर के बाद है इसमें भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, ठीक है, भोपालपट्टनम हो गया। इसकी जो प्रवाह की दिशा है, प्रवाह दिशा ये देखिए, ये इस प्रकार से बहती है ना, तो ये कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम बहती है। कौन सा ये नदी जो है, गोदावरी नदी है, पूर्व से पश्चिम बहती है। ठीक है, विशेष अगर नाम लिखा जाए तो इसको हम बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, बस्तर की जीवन रेखा। ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा के नाम से हम इस नदी को जानते हैं। ठीक है, गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है। अब ये कहा जाए कि दंडकारण्य की ये सर्व प्रमुख नदी है। अब इसकी भी सहायक नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके उत्तर और दक्षिण की ओर जितनी भी नदियां होती है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे, किसकी, इंद्रावती की। ठीक है, अब इसके जो उत्तर दक्षिण से आने वाली नदियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर की ओर आने वाली, जो उत्तर की ओर आकर जिसमें मिलती है वो नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो जाती है आपकी कोटरी नदी। ठीक है, कोटरी नदी के बाद जो दूसरा नदी है वो है आपका निबरा नदी, निबरा के बाद है गुडरा, गुडरा नदी, गुडरा नदी के बाद है इसमें बोर्डिंग और नारंगी, बोर्डिंग और ये होगा आपका नारंगी नदी। ठीक है, ये नारंगी नदी होगा। वही अगर दक्षिण की ओर आकर इस नदी, ये कौन सी नदी है, ये इंद्रावती है ना, याद रखिएगा, ये इंद्रावती नदी है। इंद्रावती में दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियों में से है तालपेरू नदी, तालपेरू के बाद है चितवांगू, चितवांगू के बाद है इसमें शंखनी और डंकनी, शंखनी और डंकनी नदी। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं इतनी सारी इसकी सहायक नदियां, इतनी सहायक नदी है, ऊपर 5 और नीचे 4, लगभग 9 सहायक नदियां हैं मेनली इसके, है ना। अब एक एक नदी के बारे में हम पकड़ के पढ़ते हैं, शुरू करते हैं।
सबसे पहला पढ़ेंगे इसमें उत्तर की ओर से आने वाली नदी। तो उत्तर की ओर से आने वाली नदी, पहला नदी है कोटरी नदी। कोटरी नदी, ठीक है। कोटरी नदी का एक पुराना नाम है, ठीक है। कोटरी नदी का एक पुराना नाम है, कोटरी नदी का पुराना नाम क्या है? परलकोट नदी है, परलकोट नदी है। अब इसको मैप में देखिए, ये कहाँ पे, ये है हमारा कोटरी नदी, ठीक है। ये है कोटरी नदी, ये देखिए, ये है कोटरी नदी, ये कोटरी नदी है, ठीक है। उद्गम कहा जाए तो इसका उद्गम कहाँ पे है? राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी, ठीक है। लंबाई है इसका 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर बहती है। विसर्जन हो जाती है इंद्रावती नदी में बीजापुर में। विसर्जन कहाँ पे होगी? इंद्रावती में, कहाँ पे? बीजापुर, ठीक है। ये बीजापुर में जाकर मिल जाती है, सॉरी, बीजापुर में इंद्रावती में जाकर मिल जाती है। अब इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में जानते हैं। प्रवाह क्षेत्र में आपका आ जाएगा राजनांदगांव। मतलब अब राजनांदगांव, इसका मतलब ये है कि इसका जो उद्गम है कहीं ना कहीं राजनांदगांव से हुआ होगा, तो राजनांदगांव है। राजनांदगांव के बाद नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है। तो ये 3 जिले हैं इसके प्रवाह क्षेत्र में, ठीक है। और बेसिन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के बेसिन के पश्चिम दिशा में है। ये देखिए छत्तीसगढ़ का बेसिन है, इसके पश्चिम दिशा में है। तो महानदी लिख लो ना, महानदी बेसिन के पश्चिम दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है कोटरी नदी। तो कोटरी नदी का पुराना नाम क्या है? परलकोट नदी है, ठीक है। कहाँ पे विसर्जन होती है? इंद्रावती में। कौन से स्थान पे? बीजापुर में। प्रवाह क्षेत्र है राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर, है ना। और ये मगर महानदी, सॉरी, महानदी बेसिन का कौन सा हिस्सा है? तो ये पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। ये हो गया। और एक हमने ये इसका नाम पढ़ा था क्या? इंद्रावती। इंद्रावती का पुराना नाम भी है मंदाकिनी नदी। इंद्रावती को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, इंद्रावती। अब अगला सहायक नदी पढ़ते हैं इंद्रावती का। तो अगला सहायक नदी है नारंगी नदी। कौन सी नदी है? दूसरा नारंगी नदी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ विशेष सहायक देखते हैं, विशेष नदी। तो अब सबसे पहले हमको बनाना है नारंगी नदी, ठीक है। नारंगी नदी कहाँ पे है? ये देखिए नारंगी नदी, ठीक है। सॉरी, इसके बाद हम कौन सी नदी देखे थे? कोटरी के बाद हम देखते हैं निब्रा, देखते हैं, फिर नारंगी देखेंगे, निब्रा नदी, ठीक है। कोटरी के बाद सबसे पहले हम लाइन से चलते हैं ना, इसको हटा देते हैं, लाइन से चलते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा इसमें? निब्रा नदी हो जाएगा, निब्रा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? निब्रा नदी है। निब्रा नदी का जो उद्गम है, सबसे पहले इस नदी को भी देख लीजिए। ये तो हमारा कौन सा नदी था? कोटरी नदी था। ये है निब्रा नदी, ठीक है। ये निब्रा नदी है, इसका उद्गम है आतंकगढ़ से, आतंकगढ़ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन की बात करें तो ये विसर्जन हो जाता है इंद्रावती में, भैरमगढ़ के समीप। इंद्रावती, भैरमगढ़, ठीक है। इंद्रावती में भैरमगढ़ के भैरमगढ़ में इंद्रावती में जाके समाहित हो जाती है। तीसरा नदी इसमें देखना है हमको, गुडरा नदी। कौन सी नदी है? गुडरा नदी। गुडरा नदी कहाँ से बहती है? तो गुडरा नदी देख लीजिए, यहाँ पे बहेगी गुडरा नदी। ये गुडरा नदी आ गई, ये गुडरा नदी हो गई। ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, गुडरा नदी, ठीक है। गुडरा नदी का उद्गम देखा जाए तो ये अबूझमाड़ में है, अबूझमाड़, नारायण। उद्गम क्या हो जाएगा? अबूझमाड़, अबूझमाड़, नारायणपुर में, ठीक है। अबूझमाड़, नारायणपुर में। विसर्जन इंद्रावती के इंद्रावती में होगी विसर्जन, इंद्रावती। स्थान का नाम देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा हम पे बारसूर की जगह, बारसूर में, ठीक है। कहाँ पे हो है? बारसूर में, ये बारसूर,
ठीक है, ये हमारा कौन सी नदी हो गया, बूडर नदी। अब चौथा नदी था इसमें बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी है, बोर्डिंग नदी। ये चौथा नंबर बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग नदी। ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसका उद्गम और ओरिजिन देखना है। उद्गम होता है कोंडा गांव से, ठीक है, और जाके समाहित हो जाती है इंद्रावती के बोध घाट के समीप, बोध घाट के समीप ये जाकर विसर्जित हो जाती है। तो ये चार नदी देख लिए। अब एक नदी बचता है यहाँ पे अपना लास्ट नदी, नारंगी नदी। कौन सी नदी, नारंगी नदी। ठीक है, नारंगी नदी। अब नारंगी नदी के बारे में देख लीजिए, तो नारंगी नदी में भी कुछ नहीं है, केवल उद्गम है। ठीक है, नारंगी नदी पांचवा, नारंगी नदी, नारंगी नारंगी नदी का जो उद्गम है वो होता है कोंडा गांव के मकाड़ी स्थान से। कोंडा गांव मकाड़ी, ठीक है, कोंडा गांव मकाड़ी। और विसर्जन हो जाता है इंद्रावती में चित्रकूट के पास, चित्रकूट के पास। तो ये हमने देख लिया कि इंद्रावती में उत्तर की ओर से आने वाले नदियों के बारे में चर्चा। अब हम देखते हैं इंद्रावती के दक्षिण की ओर से, है ना, इंद्रावती में दक्षिण की ओर से जो जो नदियां आती है उसके बारे में हम लाइन से समझेंगे। सबसे पहला आता है इसमें तालपेरू नदी, तालपेरू। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी तालपेरू नदी, वहां पे इसकी तालपेरू नदी, ये यहाँ पे तालपेरू नदी, ये पहला हो गया तालपेरू नदी। ठीक है, कौन सा, तालपेरू है ना, तालपेरू नदी है। अब तालपेरू नदी के बारे में समझते हैं कि तालपेरू नदी, तालपेरू नदी के बारे में कोई विशेष जानकारी फिलहाल हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका यदि विसर्जन पूछा जाए, है ना, या फिर सहायक नदी पूछा जाए, या फिर सहायक किसकी सहायक है, तो ये इंद्रावती की सहायक नदी है। किसमें विसर्जन हो जाती है, तो इंद्रावती में ये विसर्जित हो जाती है। अगली नदी है इसमें चितवांगू नदी। दूसरा नदी कहां से, चितवांगू नदी, ये हो गया चितवांगू, चितवांगू नदी। ठीक है, चितवांगू नदी। तीसरी नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो तीसरा नदी का नाम है इसमें शंखनी नदी। ये हमारा फेमस नदी है, शंखनी नदी। ठीक है, शंखनी नदी कौन सा है, तो ये है आपका शंखनी, और ये हो जाएगा डंकनी। ठीक है, शंखनी और डंकनी, डंकनी नदी और शंखनी नदी। शंखनी नदी का जो उद्गम है वो नंदीराज की चोटी से होता है, नंदीराज की चोटी से इस नदी का, देखिए नदी वाला जो चैप्टर है ना, थोड़ा से उबाऊ चैप्टर है, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपको याद करने वाला है। ठीक है, केवल और केवल याद करने वाला है, नंदीराज चोटी बैलाडीला से। ठीक है, विसर्जन हो जाती है डंकनी में, शंखनी डंकनी में जाकर विसर्जन होती है। ठीक है, विसर्जन अब इसमें याद रखिएगा, इसका जो विसर्जन है इसमें हो जाता है डंकनी में, हो जाता है डंकनी नदी में। ठीक है, विशेष शंखनी नदी का जल जो है बहुत लाल है, रक्ताब बोलते हैं उसको। ठीक है, रक्ताब, यहाँ प्लांट है ना यहाँ पे, इसलिए सबसे दूषित नदी है रक्ताब, मतलब जितना मैल वैल हो गया है, और ये दूषित नदी है ये। ठीक है, दूषित नदी है। अब जो मेन चौथा नदी है उसको हम चर्चा करेंगे डंकनी नदी के बारे में, डंकनी नदी। ठीक है, डंकनी नदी, डंकनी नदी ये आपके डंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से, या फिर लिख लीजिए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के कहां से निकलती है, डांगरी क्षेत्र से, दंतेवाड़ा के डांगरी क्षेत्र से निकलकर इंद्रावती में समा जाती है। और इसकी सहायक नदी जो है वो है आपकी शंखनी नदी, शंखनी नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और डंकनी शंखनी के संगम पर, ये देखिए संगम है ना, यहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है, वही जिसके बारे में हम जानते हैं फेमस, ये दंतेश्वरी मंदिर इसकी संगम पर स्थित है। तो इस नदी से आपको इतने सारे प्रश्न बनने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। अब इसमें एक और नदी है फेमस, उस पर हम चर्चा करते हैं, जो गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, इसका नाम है शबरी नदी। शबरी नदी, ये है आपका शबरी नदी।
ठीक है, शबरी नदी है। तो शबरी नदी का उसका प्राचीन नाम देखते हैं, तो इसको हम कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं, कोलाब नदी। ठीक है, गोदावरी का पुराना नाम सॉरी गोदावरी बोलता हूँ, शबरी का पुराना नाम क्या है, कोलाब नदी है। ठीक है, उद्गम होता है, ये देखिए इसका भी उद्गम आपके उड़ीसा से है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के कहा, नंदपुर पर्वत कोरापुट, या फिर कोरापुट याद रखिए, कोरापुट के नंदपुर से। ठीक है, नंदपुर में इसका क्या हो जाता है, उद्गम होता है। विसर्जन कहा, विसर्जन या फिर मुहाना कहा जाए, तो ये आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश के में जाकर पूना गोदावरी मिलती है, और आंध्र प्रदेश के स्थान का नाम क्या है, पूनावरम। पूनावरम स्थान नाम है आंध्र प्रदेश में, वहां जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये है 173 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र अगर बात किया जाए तो प्रवाह क्षेत्र में ये इसकी आ जाती है, प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा इसमें 2 जिला मात्र, बस्तर और सुकमा, मात्र बस्तर और सुकमा। और ये छत्तीसगढ़ के एकदम किनारे से होकर बहती है, तो ये एक प्रकार से सीमा रेखा भी बना रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी सीमा बनाने का काम करती है ये नदी। ठीक है, और इसमें विशेष प्रकार से आपका देखा जाए तो इसमें आपको जलप्रपात, बहुत सारे जलप्रपात में भी मिलेंगे आपको। गुप्तेश्वर जलप्रपात है, रानी दरहा है, और विशेष ये हो कि भैंसा दरहा नामक स्थान भी यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, और ये एकमात्र नदी है, ठीक है, इसमें आपके नौकायान या फिर जल मार्ग के नाम से भी, पहले इसमें जल मार्ग के नाम से ना नाव चलता है, इसमें क्या चलता है, नाव चलता है। ठीक है, ये हो गया। तो गोदावरी नदी से आपको इतना प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी, गोदावरी अपवाह तंत्र से। और इसमें एक नदी और है जिसको बाघ नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाघ नदी, आपने गाना भी सुना होगा बाघ नदी के बारे में, तो इसमें एक का नाम क्या है, बाघ नदी है। ठीक है, और शबरी की सहायक नदी के बारे में पूछा जाए तो शबरी की सहायक नदी है कांगेर और मलेगर। सहायक नदी हो जाएगी इसकी कांगेर और मलेगर नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है कांगेर और मलेगर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको सहायक नदियां देखने को मिलेंगी, कांगेर और मलेगर नदी। ठीक है, तो इतना सारा आपको गोदावरी अपवाह तंत्र में पूछा जाएगा। और अपवाह तंत्र से संबंधित जितने भी पेपर में प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है उसको हमने आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद हम जलप्रपात पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जलप्रपात, जलप्रपात के बाद पढ़ेंगे परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके भूगोल लगभग अब खत्म होने वाले हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।